नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के सेल समूह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सेल समूह की। देखो, मध्य प्रदेश में जो सेल समूह है ना, मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं, जिनमें पहला होता है आपका आद्य एवं आर्कियन महाकल्प, दूसरा होता है धारवाड़ सेल समूह, फिर तीसरा होता है आपका पुराना संघ। अब पुराना संघ को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है कडुप्पा और फिर होता है विंध्यन सेल समूह। ठीक है, फिर आता है आर्य सेल समूह। ठीक है, फिर आता है आपका क्रेटियस कल। देखो, गोंडवाना जो है ना, उसको आर्य सेल समूह के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फिर आता है आपका क्रेटियस सेल समूह, फिर आएगा आपका डक्कन ट्रैप और फिर आता है लास्ट में टर्सरी सेल समूह। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इन सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में आर्कियन या आद्य महाकल्प के बारे में। ठीक है, तो आद्य या आर्कियन चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भागों में यह विस्तृत है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन चट्टानों का पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कौन से सेल समूह सर्वाधिक है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? आद्य एवं आर्कियन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार जो है वो आर्कियन चट्टानों का है। ठीक है, इनकी मुख्य निर्माणकारी चट्टानें ग्रेनाइट एवं नीस हैं। ठीक है, जिनसे इनका निर्माण हुआ है। और नीस जो होता है, नीस को बंगाल गुंबद या फिर डोम नीस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन सेल समूहों की विस्तार की। ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है ना, किस क्षेत्र में? तो यह जो सेल समूह है ये बुंदेलखंड के पठार, विशेषता टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, ठीक है, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। ये आपको दिख रहा होगा मैप में, है ना। ये जो एरिया है ना, ये पूरा जो एरिया है ये आद्य एवं आर्कियन महाकल्प के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अच्छा, इनमें जीवाश्म का अभाव रहता है, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और यदि हम बात करें मुख्य खनिज की, तो ग्रेनाइट, मार्बल, नीस, ठीक है, शिस्ट, पाइलाइट, ये सब जो है यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं, ये प्रमुख खनिज है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं धारवाड़ सेल समूह की। ये हमारा दूसरा सेल समूह है मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला। इन सेल समूह की खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई थी, जिसके नाम पर ही इनका नाम धारवाड़ सेल समूह रखा। ठीक है, अब जो ब्रूस फूड थे, इनके द्वारा इन्हें धारवाड़ सेल नाम दिया गया था। ठीक है, इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, तो धारवाड़ सेल कब बनी है? तो आर्कियन चट्टाने या फिर जो आर्कियन चट्टान है ना, उनके अपरदन या निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इनमें जीवाश्म का अभाव रहता है, क्योंकि ये बहुत रूपांतरित है ना। इनमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जो मैग्नीज खनिज है वो किस समूह में पाया जाता है, तो वो आपका धारवाड़ सेल समूह में पाया जाता है। ठीक, सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, इनका एक और नाम है जिसको हम क्या बोलेंगे? समृद्ध चट्टान। ठीक है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, है ना। ये आपका ये छिंदवाड़ा है ना, ये महाराष्ट्र से एक चालू होती है छिंदवाड़ा तक, इसको बोलते हैं सौसर श्रेणी। ठीक है, और छिंदवाड़ा ही में आपका क्लोजपेट उपक्रम भी है, और क्लोजपेट यहाँ बालाघाट में भी आपको देखने को मिलता है। फिर चिल्पी जो श्रेणी है ये आपकी बालाघाट में है, और तकोली जो है ये आपकी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है जबलपुर। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात दो, ये सब धारवाड़ सेल समूह के भाग ही है ना अभी। तो सकोली क्रम जो है ना, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। इसका जो क्षेत्र है वो जबलपुर है। जबलपुर में जो संगमरमर वगैरह पाए जाते हैं ना, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर क्या होता है? प्राप्त होता है, जो कि भेड़ाघाट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं सौसर क्रम को।
तो जो सौसर क्रम है इसका क्षेत्र मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र से एक पट्टी चालू होती है जो कि सौसर श्रेणी के अंतर्गत आती है और ये अपने यहाँ पे छिंदवाड़ा तक आती है ना। तो महाराष्ट्र के नागपुर से महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक इसका विस्तार। इसमें अभ्रक, शिष्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट तथा मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, जबलपुर में एक नोट लिखा हुआ है कि जबलपुर में ग्रीन स्टोन या रंगीन संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है जो कि धारवाड़ शैल समूह का भाग है। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि जबलपुर में पाई जाने वाली रंगीन संगमरमर की जो चट्टानें हैं वो किस शैल समूह के अंतर्गत आती हैं, तो आप क्या लगाएंगे? सही आंसर धारवाड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्लोजपेट क्रम को। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्र है वो आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये दो जगह फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और क्लोजपेट क्रम की जो चट्टान है इनमें भी क्वार्टजाइट, मैग्नीज, कॉपर पाइराइट है ना, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो जो आपका हो गया क्लोजपेट क्रम। इसके बाद चिल्पी श्रेणी के बारे में हम देखते हैं। तो चिल्पी श्रेणी है जो आपकी बालाघाट में है ना। और जो चिल्पी श्रेणी है ना ये तामा, स्लेट और फाइलाइट आदि की अधिकता यहाँ पे, ये जो प्रमुख खनिज है यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो चिल्पी श्रेणी आपकी कहाँ पे है? बालाघाट में। एक बार आप देख लीजिए, सौसर श्रेणी है ना ये आपकी छिंदवाड़ा में है, क्लोजपेट और चिल्पी जो है वो बालाघाट में है, और छिंदवाड़ा में क्लोजपेट भी पाई जाती है। मतलब यदि क्लोजपेट पूछा जाए ना तो आपको छिंदवाड़ा और बालाघाट दोनों जगह लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा आप जब जो आपके ऑप्शन में दिया होगा उसके अलावा मतलब देख लेना कि बालाघाट दिया है कि छिंदवाड़ा दिया है। ठीक है, दोनों जगह ये पाई जाती है। तो जो सकोली क्रम है ये आपका जबलपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारवाड़ शैल समूह। इसके बाद हम बात करते हैं पुराना संघ या फिर कुड़प्पा या विंध्यन। ठीक है, पुराना संघ का ही भाग है। पुराना संघ के अंतर्गत अपन कुड़प्पा और विंध्यन शैल समूह को पढ़ते हैं। कुड़प्पा शैल समूह को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका होता है बिजावर उपक्रम, दूसरा होता है आपका ग्वालियर उपक्रम। ठीक है, फिर जो विंध्य शैल समूह है इसको भी आप लोअर विंध्य और अपर विंध्य के अंतर्गत विभाजित करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुराना संघ। ठीक है, तो इनका निर्माण जो है वो धारवाड़ शैल समूह के अपर्दन के कारण हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्कियन। आर्कियन का जब अपर्दन हुआ या निक्षेपण हुआ है ना, या रूपांतरण हुआ, तो उसके बाद कौन सा बना? आपका धारवाड़ बना। और धारवाड़ जब अपर्दित होकर समतल होने लगे और इन समतलों के ऊपर विभिन्न चट्टानों का निक्षेपण हुआ, जिन्हें पुराना संघ की चट्टानें कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कुड़प्पा एवं बिंदु को शामिल किया जाता है। ठीक है, इनमें कठोर और ठोस शैल, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर की तह मिलती। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुड़प्पा को। ठीक है, पुराना संघ के अंतर्गत जो दो भाग हैं कुड़प्पा और बिंद, उनमें से कुड़प्पा को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका नाम आंध्र प्रदेश की कुड़प्पा नाम जो गांव है कुड़प्पा, उसके नाम पे पड़ा हुआ है। इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ना इनको दो भागों में बांटा गया है। ये आप मैप में दे सकते हैं। एक होता है बिजावर उपक्रम, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, और दूसरा होता है ग्वालियर उपक्रम। ठीक है, यदि हम बात करें बिजावर सीरीज की, देखो ये जो बिजावर सीरीज है ना ये निचले कुड़प्पा की ऊपरी तह का नाम होता है। ठीक, मतलब जो कुड़प्पा की जो निचली तह है ना, मतलब जो निचला कुड़प्पा जो है ना और निचली जो परत है उसकी ऊपरी तह का नाम क्या है? बिजावर उपक्रम। ठीक है, ये जो इसका जो क्षेत्र है ये आपका बिजावर, पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, छतरपुर आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से चालू हो रहा है ना, ये सारे जो जिले हैं ना ये नाम लिखे हुए हैं, रीवा, सतना, पन्ना, बिजावर, है ना, यहाँ पे पाया जाता है। बिजावर कहाँ आता है? तो आपका छतरपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो कुड़प्पा है इसमें प्रमुख खनिज कौन से पाए जाते हैं, तो बिजावर सीरीज के अंतर्गत जो अपन ने दो भागों में बांटा था ना कुड़प्पा को, बिजावर और एक और कौन सा था? ग्वालियर उपक्रम, है ना, ये दो भागों में बांटा था। तो जो बिजावर सीरीज है ना, बिजावर सीरीज के अंतर्गत प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, सफेद पत्थर जिसको हॉर्न स्टोन बोलते हैं, बलुआ पत्थर, हेमेटाइट, क्वार्टजाइट, किम्बरलाइट, किम्बरलाइट यानी हीरा आदि मौजूद है। ठीक है, पन्ना की जो प्रसिद्ध खदानें हैं
वो बिजावर सीरीज में पाई जाती हैं। कभी क्वेश्चन आता है कि पन्ना की प्रसिद्ध खदानें किस सेल समूह के अंतर्गत हैं, तो आपको क्या लगाना है, बिजावर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ग्वालियर उपक्रम की। ठीक है, ये कडप्पा का ही भाग है। इसका जो क्षेत्र है वो आपका ग्वालियर है। प्रमुख खनिज की यदि हम बात करें तो इसमें बलुआ पत्थर, सेल, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर और बेसाल्ट लावा की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, इस उपक्रम की ऊपरी चट्टानों को मोरार तथा निचली चट्टानों को पार कहते हैं। ठीक है, तो मोरार और पार किसके भाग हैं, तो ये ग्वालियर के है ना। तो ग्वालियर उपक्रम की जो ऊपरी चट्टानें हैं उनको मोरार बोलते हैं और निचली चट्टानों को क्या बोलते हैं, पार बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्वालियर सीरीज। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बिंदन सेन समूह। तो पुराना संघ को हमने दो भागों में बांटा था। पहला आपका क्या था, कडप्पा, और दूसरा क्या था, बिंदन सेन समूह। अब हम पढ़ते हैं बिंदन सेन समूह के बारे में। ठीक है, चलिए। तो विंध्यन पर्वतमाला के नाम पर इस क्रम की चट्टानों का नामांकन हुआ। मतलब कि जो विंध्यन शैल समूह है इनका निर्माण किसके नाम पर हुआ है, तो विंध्यन पर्वतमाला के नाम पर हुआ है। कुड़प्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है ना। जो कुड़प्पा चट्टानें थी उनके रूपांतरण या फिर उनके बाद जो आई वो विंध्यन क्रम की चट्टानें थी। यह परतदार चट्टान है, मतलब इसमें बहुत सारी परत पाई जाती है और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली दूसरी सर्वाधिक है। पहली कौन सी है, आर्कियन, और दूसरी कौन सी है, तो विंध्यन शैल समूह। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यदि हम बात करें इनके विस्तार की, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1050 किलोमीटर लंबी लगभग 1 लाख किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। ठीक है, यदि हम बात करें इनकी अवस्थिति की, तो नर्मदा तथा गंगा यमुना का जो मैदान है ना उसके मध्य में इनका विस्तार है। ठीक है, यह उत्तर के विशाल मैदान और दक्षिण के प्रायद्वीप के मध्य एक विभाजक का कार्य करती है ना। जो उत्तर का जो विशाल मैदान है ना और दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसके बीच में विभाजक का काम कौन करते हैं, विंध्यन शैल समूह। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यदि पूछा जाए कभी कि उद्योगों का विकास किन चट्टानों के पास हुआ है, सीमेंट उद्योगों का, तो आपको क्या बताना है, विंध्यन शैल समूह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, विंध्यन शैल समूह को हमने कई सारे भागों में बांटा हुआ है धीरे धीरे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो नीला नीला है ना ये वाला, ये आपका सेमरी उपक्रम है। इसके ऊपर आपको रीवा उपक्रम मिलेगा, फिर मिलेगा आपको भांडेर और उसके बाद मिलेगा कैमूर, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेमरी उपक्रम के बारे में। ये निचला विंध्यन क्रम है। कहाँ है ये निचला विंध्यन क्रम, मुख्यतः यह पूर्वी मध्य प्रदेश की सोन घाटी में मौजूद है। इसका विस्तार कहाँ पे है, सोन घाटी के आस। सेमरी क्रम के जो मुख्य खनिज इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सामान्य सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कैमूर, भांडेर और रीवा उपक्रम के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये रीवा उपक्रम है, फिर कैमूर है, फिर भांडेर है ना, ये आपको दिख रहा होगा मैप में। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं अपन। तो जो आपका ऊपरी विंध्यन क्रम है, ठीक है, वो आपका आता है कैमूर और भांडेर के अंतर्गत। ठीक है, तो कैमूर की यदि हम बात करें, देखो मैंने आपको बताया था, एक मिनट देख लीजिए, जो विंध्यन क्रम है उसको लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन में बांटा गया है ना। तो देखो लोअर विंध्यन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, अभी आपको मैंने क्या बताया, सेमरी उपक्रम। और अपर विंध्यन के अंतर्गत आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला कौन सा है, कैमूर, भांडेर और रीवा उपक्रम। ठीक है, क्लियर होगा आप। चलिए अब हम पढ़ते हैं कैमूर, भांडेर और रीवा उपक्रम के बाद। ठीक, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कैमूर। तो आंशिक बुंदेलखंड और मुख्यतः बघेलखंड में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, आंशिक रूप से बुंदेलखंड में, और मुख्यतः ये जो पूरा भाग है ना, ये देख रहे होंगे आप, ये बघेलखंड में ये पाया जाता है। ठीक, इसके बाद इसका जो विस्तार है वो पन्ना, रीवा, सतना इन क्षेत्रों में है। कैमूर उपक्रम में बलुआ पत्थर और कांग्लोमेरेट सेल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैमूर हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें भांडेर उपक्रम की, तो जो भांडेर क्षेत्र है ना, ये आपका सागर, सतना, दमोह आदि जिलों में है ना। ये कहाँ पे आता है आपका, सागर, सतना, दमोह आदि जिलों में।
तो इनका जो पठारी भाग है ना, वहाँ पे ये वाला जो उपक्रम है भांडेर पाया जाता है। इनमें यदि हम खनिज देखें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि पाए जाते हैं। जो आपके जो विंध्यन शैल समूह के अंतर्गत जो लाल बलुआ पत्थर है ना, ठीक है, इनका उपयोग प्राचीन एवं मध्य युगीन अनेक इमारतों में हुआ है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, या लाल किला है, या फिर ग्वालियर का दुर्ग है ना, मध्य प्रदेश में अशोककालीन जो स्तंभ है या स्तूप है ना, सारनाथ स्तूप है, इन सब का निर्माण इन्हीं बलुआ पत्थरों से हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम बात करते हैं इसके रीवा उपक्रम की, है ना। पहले हमने सेमरी उपक्रम देखा, फिर हमने देखा भांडेर, वो कैमूर, फिर देखा भांडेर, अब हम बात करते हैं रीवा। तो इसका जो क्षेत्र है वो आपका सागर, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी और राजगढ़, है ना, इस क्षेत्र में इनका विस्तार है रीवा उपक्रम का। इसके दो मुख्य सेल समूह है ना। पहला होता है आपका पन्ना सेल, ठीक है, जिसको अपन निचली परत बोलते हैं, और दूसरा होता है झिरी सेल। तो आपसे कभी पूछा जाए कि पन्ना सेल या झिरी सेल किसके अंतर्गत आते हैं, तो यदि ऑप्शन में विंध्यन रहेगा तो आप विंध्यन लगाएंगे, फिर उसके बाद यदि रीवा उपक्रम रहता है तो आप रीवा उपक्रम लगाएंगे। ठीक, चलिए। पन्ना सेल जो है वहां पे मुख्यतः हीरा के भंडार हैं, और जो रीवा उपक्रम है, ठीक है, यहाँ पे भी हीरा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आर्य सेल समूह को। किसको हमें पढ़ना है? आर्य सेल समूह। ये हमारा कौन सा सेल समूह है? तो ये हमारा चौथा है। हमने इससे पहले आद्य एवं मार्कियन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा धारवाड़ सेल समूह, और उसके बाद हमने पढ़ा पुराना संघ, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कुड़प्पा और विंध्यन को। अब हम पढ़ रहे हैं आर्य सेल समूह को। ठीक है, देखो आर्य सेल समूह में गोंडवाना सेल समूह को शामिल किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो गोंडवाना सेल समूह है उसको आर्य सेल समूह के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, ऊपरी जो कार्बोनिफेरस युग था, वहां से लेकर जोरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना समूह की चट्टानें निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त होती हैं। पहला तो है आपका बघेलखंड, और दूसरा है आपका सतपुड़ा। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये सतपुड़ा क्षेत्र है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका बघेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर्य सेल समूह देखने को मिलेंगे, है ना, जिन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? गोंडवाना। अब गोंडवाना या आर्य सेल समूह तीन भाग माने जाते हैं। इनको हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। पहला होता है लोअर गोंडवाना, फिर होता है मध्य गोंडवाना, और तीसरा होता है आपका अपर गोंडवाना। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोअर गोंडवाना सेल समूह को। तो गोंडवाना कल्प के प्रथम सेल समूह जो है वो आपको वो तालीचर, ठीक है, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे तालीचर लिखा हुआ है, तालीचर नाम से पुकारे जाते हैं ना। जो लोअर गोंडवाना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? तालीचर सेल समूह भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सोन और महानदी घाटियों तथा सतपुड़ा में मिलते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? आपके महानदी घाटियों और सतपुड़ा में ये मिलते हैं। ठीक है, तालीचर सेल समूह के ऊपरी, मतलब कि जो ऊपर वाला भाग है ना, वहां पे कहरवारी और मेट्टूर दो स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, ये जो परत है, कहरवारी हो गई या मेट्टूर हो गई, ये कहाँ पाई जाएंगी? आपकी तालीचर। और तालीचर ही क्या है? लोअर गोंडवाना है। ठीक, चलिए। पैंच घाटी तथा मोहपानी कोयला क्षेत्र जो है वो लोअर गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? लोअर गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत। अच्छा, अब जैसे पूछा जाए कि पैंच घाटी और मोहपानी जो कोयला क्षेत्र ये कहाँ आता है, तो यदि आर्य सेल समूह उत्तर में होगा तो आप वो लगा देंगे। आपको आर्य सेल समूह नहीं मिलेगा तो गोंडवाना मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो लोअर गोंडवाना, उसके बाद तालीचर सेल समूह भी मिल सकता है। तो आप इन सभी नामों को याद रखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मध्य गोंडवाना सेल समूह। तो इसका विकास मुख्यतः सतपुड़ा क्षेत्र में हुआ है, तथा इसके चारों ओर पंचेत, पचमढ़ी, देवना, बागरा, है ना, आदि क्षेत्र जो है विस्तृत है। ये सोन और महानदी क्षेत्र में परसों तथा टिकी के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो परसों और टिकी, इसके नाम है परसों और टिकी। तो ये आपके मध्य गोंडवाना के नाम है। पचमढ़ी क्षेत्र में भारी आकार की मोटी तहों वाला बालू का पत्थर मिलता है। लोहे की अधिकता के कारण
यह पीले रंग का होता है। जो गोंडवाना शैल समूह है ना, मध्य गोंडवाना शैल समूह, यह आपको हल्के से पीले रंग का मिलेगा। किसके कारण? लोहे के दिखता। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अपर गोंडवाना शैल समूह। तो इसका विस्तार सतपुड़ा तथा बघेलखंड दोनों में ही है। इसमें अधिकतर बलुआ पत्थर और शैल समूह मिलते हैं। ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में यह चौगान के नाम से जाना जाता है और इसका विकास मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी आदि क्षेत्रों में हुआ है और कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कोयला कहाँ पाया जाता है, तो कोयला आपका गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत पाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको अलग से बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया आर्य शैल समूह। अब हमें पढ़ना है क्रेटियस कल्प या फिर क्रेटियस शैल समूह को। ठीक है, तो गोंडवाना शैल समूह के पश्चात क्रेटियस शैल समूह का निर्माण हुआ है। इनका निर्माण किसके पश्चात हुआ है? गोंडवाना शैल समूह के पश्चात। इसके अंतर्गत दो भाग हैं इसके मुख्यतः। पहला होता है आपका बाग सीरीज और दूसरा होता है आपका लमेटा सीरीज। ठीक है, तो बाग सीरीज जो है ये नर्मदा घाटी में बने शैल समूह हैं जिनका निर्माण नदियों तथा एस्चुरियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। ठीक है, और जो लमेटा सीरीज है इनका निर्माण बाग सीरीज के तुरंत बाद हुआ है। मतलब कि बाग सीरीज के बाद कौन सी सीरीज आई है? लमेटा सीरीज आई है ना। इसमें भी ग्रिट हो गया, क्ले हो गया, बालू पत्थर हो गया, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रेटियस कल्प। अब हम पढ़ते हैं डक्कन ट्रैप। ठीक है, तो जो डक्कन ट्रैप है ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा है 6वें नंबर का, है ना। चलिए, तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी हिस्सा जो है वो डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है ना। जो डक्कन ट्रैप है ये आपका महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक, जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है ना, इस टाइप से ये आपको दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत दिखेगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपको डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ट्रैप का जो अर्थ है ना सामान्यतः वो होता है चारों ओर से घिरा हुआ निचला धसा भाग। इसका निर्माण क्रेटियस काल में हुआ है ना। और इसका निर्माण हुआ कैसे है? तो ज्वालामुखी क्रिया के निक्षेपित लावा के फैलकर जमने से हुआ है इसका निर्माण। ठीक है ना। चलिए, इसके स्वरूप की यदि हम बात करें तो डक्कन ट्रैप को 3 भागों में बांटा गया है, निचला ट्रैप, मध्यवर्ती ट्रैप और ऊपरी ट्रैप। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निचले ट्रैप की। तो नर्मदा घाटी में निचला ट्रैप पाया जाता है। ऊंचाई इसकी मात्र 150 किलोमीटर तक है और इसमें राख व जीवाश्म मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें राख और जीवाश्म दोनों मौजूद होते हैं और यहीं पे बाघ व लमेटा सीरीज की जो संरचना है वो निर्मित हुई है, जो भी मैंने आपको इससे ऊपर बताया। फिर मध्यवर्ती ट्रैप जो है ये मालवा पठार का अधिकांश भाग एवं मध्य भारत के पठार जो है वो डक्कन ट्रैप के मध्यवर्ती भाग, ये जीवाश्म रहे थे, है ना। तो डक्कन ट्रैप का जो मध्यवर्ती भाग है वो जीवाश्म रहे थे, जबकि इससे पहले वाला जो भाग था ये आपको दिख रहा होगा, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ऊपरी ट्रैप की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात में मुख्यतः तथा मध्य प्रदेश में मालवा के पठार, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी पठारों में यह जीवाश्म से भरपूर है। यहाँ पे जीवाश्म बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा डक्कन ट्रैप, है ना। ये जो पूरा है ना, ये डक्कन ट्रैप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अब हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट सेल समूह को। तो ये है आपका टर्सरी सेल समूह, है ना। तो टर्सरी सेल समूह के अंतर्गत क्या आता है? टर्सरी सेल समूह के अंतर्गत आता है नवीन चट्टानें। ये बिल्कुल नवीन चट्टानें हैं और आंतरिक दबाव के कारण इनका निर्माण मध्य प्रदेश में नर्मदा और सोन घाटी में हुआ। ठीक है, तो ये हमारे सेल समूह थे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में सेल समूह। तो सेल समूह को हमने मध्य प्रदेश के कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। पहला हमने पढ़ा आद्य एवं आर्कियन महाकल्प, फिर हमने पढ़ा धारवाड़ सेल समूह, फिर हमने पढ़ा पुराना संघ,
जिसके अंतर्गत कुड़प्पा और विंध्यन क्रम पढ़े हमने। फिर हमने पढ़ा आर्य सेल समूह, क्रेटियस कल्प, ठीक है, दक्कन ट्रैप और टर्सरी सेल समूह, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे पढ़े। अब आद्य या आर्कियन महाकल्प की हम बात करें तो जब हमने इसको पढ़ा था तो इनका निर्माण कहाँ से हुआ था, ग्रेनाइट व नीस से हुआ था। इनका जो काल है निर्माण का वो प्री कैम्बियल काल था, ठीक है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इनका विस्तार होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनका विस्तार हमने देखा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता था, है ना। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था धारवाड़ सेल समूह, ठीक है, जिसका निर्माण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ था, है ना। इसमें अपन ने पढ़ा सौसर हो गया, क्लोजपेट हो गया, सकोली और चिल्पी, ये सब पढ़े, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पुराना संघ। पुराना संघ को हमने दो भागों में बांटा, कुड़प्पा और विंध्यन, है ना। विंध्य जो कुड़प्पा था उसमें बिजावर उपक्रम और ग्वालियर उपक्रम। बिजावर उपक्रम काय के लिए फेमस है, तो ये आपको रखना है याद, हीरे के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद पुराना संघ के बाद हमने विंध्यन सेल समूह पढ़ा, जो कि उसी का ही भाग है ना। इसके अंतर्गत भी हमने सेमरी उपक्रम पढ़ा, रीवा उपक्रम पढ़ा, कैमूर और भांडेर उपक्रम पढ़ा। तो जो रीवा उपक्रम है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हीरा मिलता है आपको देखने को, है ना। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था आर्य सेल समूह, जिसके हमने दो भाग पढ़े, एक सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र, है ना। और इसको हमने फिर तीन भागों में विभाजित किया था, गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना, ठीक है। हाँ, एक बार इनको भी देख लो कि जो अपर गोंडवाना है ना उसको तालीचर भी बोला, सॉरी, जो लोअर गोंडवाना है इसको तालीचर बोला जाता है, और इसमें कहरवारी और मेट्टूर दो स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद परसों और टिक्की जो है ना, ये सोन और महानदी घाटी में मध्य गोंडवाना सेल समूह को बोलते हैं, ठीक है। तो अपन गोंडवाना सेल समूह है, ये चौगान के नाम से जाना जाता है। और कोयला जो है वो आर्य सेल समूह के अंतर्गत ही पाया जाता है। आर्य सेल समूह हो या गोंडवाना सेल समूह, दोनों एक ही चीज, ठीक। चलिए, फिर हमने क्रेटियस कल्प पढ़ा, है ना, और उसके बाद पढ़ा हमने डक्कन ट्रेम, ठीक है। और डक्कन ट्रेम के बाद हमने क्या पढ़ा, टर्सरी सेल समूह। तो ये आपके मध्य प्रदेश में सेल समूह थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।